बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग प्राइम टाइम में। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ, नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और अगले 1 घंटे हम देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे फिल्म, साहित्य और संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी बहुत सारी कहानियों पर भी। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नज़र। साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता, उनसे करेंगे विस्तार से बातचीत। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आज महाराष्ट्र में धुआंधार रैली। शाह और नड्डा झारखंड में भी संभालेंगे मोर्चा। एमवीए और इंडी गठबंधन की दिखाई देगी ताकत। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी और नाराजगी सतह पर। निलंबित नेता आबा बागुल ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, पूछा पहले क्यों नहीं संभाली स्थिति। चुनावी मौसम में आरक्षण पर घमासान। प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग थे आरक्षण के घोर विरोधी। दिल्ली में आज अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग की 25वीं बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री करेंगे सह अध्यक्षता। और सूत्रों के अनुसार अमेरिका में ट्रंप ने अपने भरोसेमंद माइक वॉल्ट्ज को चुना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेशनल गार्ड में कर्नल रह चुके हैं वॉल्ट्ज। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की खबर से। कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ रहा है, इस बात से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए पूरे राज्य में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 विशाल जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले पीएम चिमूर में जनसभा करेंगे, उसके बाद सोलापुर और पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दौरा है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस में किस हद तक गुटबाजी और असंतोष है, ये चुनाव से पहले खुलकर सामने आता जा रहा है। पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित एक बागी उम्मीदवार आबा बागुल ने ये साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पहले किसी से क्यों नहीं मिले, क्यों उनसे बात करके स्थिति को नहीं संभाला। आबा बागुल समेत 23 नेताओं को कल ही पार्टी ने इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वो सभी अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो चलिए सुनते हैं आबा बागुल क्या सवाल उठा रहे हैं। आप 10 तारीख तक क्यों चुप बैठे हैं? आपको लास्ट डेट था 4 तारीख, उसके पहले आप मिले हो किसी को? आपने उसको बिठाने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है? हर बार आते हो, बिठाते हो और कोशिश करते हो, ऐसा कहकर 40 साल निकल रहे।
100% ये कांग्रेस घटाने की कोशिश चल रही है। मेरा कार्यकर्ताओं को विनती है, आप डरिए मत। कांग्रेस को आपको संभालने के लिए दिया है, मालिक होने के लिए नहीं दिया है। ये संभालने का कोशिश है आपको, और वो भी 3 साल अच्छा संभाला तो रखते। आप तो मालिक ही बन रहे और हमें ही निकाल रहे। आप कभी आए कांग्रेस में? हमारे से पहले आए क्या? आप ऊंचे अहदे पे बैठ गए, इसका फायदा मत उठाइए। कार्यकर्ता रहेगा तो आप रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान संविधान को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 6 नवंबर को भी उन्होंने झूठ बोला है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम पूरे जोरों पर चल रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के लगातार दावे कर रहे हैं और दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी हों, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के तमाम नेता राज्य में जारी प्रचार को धार दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चिखली बुलडाणा में खामगांव के उम्मीदवार राणा दिलीप कुमार सानंदा के साथ संयुक्त रैली करेंगे। इसके बाद वो गोंदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो भाजपा ने 105 सीटें जीती थीं, शिवसेना को 56 और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई थी। ये तो बात हुई महाराष्ट्र की। बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां पूरे चरम पर हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि झारखंड सरकार ने अपने वादों को निभाया है, जिसकी वजह से जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन इस बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। अभी कहना, नंबर्स बताना कि 43 में हम 33 पर लीड करें या 35 पर लीड करें, ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इजी नहीं है। इस सरकार ने जो 5 साल पहले जो एतमाद लिया था, जो वोट हासिल किया था, जिन चीज़ों पर लिया था, उससे आगे बढ़कर काम किया है। हमें कंप्लीट एतमाद है, भरोसा है और फीडबैक है कि इन टोटलिटी गठबंधन के उम्मीदवार, गठबंधन पार्टियां इस बार 2019 से बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गोड्डा के सिकेटिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम दौरे को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तैयारियों का जायजा लिया और वहीं उन्होंने झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री और गोड्डा से विधायक हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु जो है हेमंत सोरेन जी है, उसके मुखिया हैं।
इसी गोड्डा के विधायक हैं। उन्होंने किस तरह से जंगल लूटा, ज़मीन लूटा, कैसे ज़मीन पर कब्जा किया, कैसे उन्होंने पत्थर माफिया के साथ जो है बांग्लादेश चिप्स को भेजने का काम किया। और यदि अभी देखेंगे तो कल परसों जो उनके आप सचिव के यहाँ रेड हुआ है कि कैसे दुबई की कंपनी बनती है जिसका आरबीआई से भी परमिशन नहीं, जिसका इनकम टैक्स में भी जिक्र नहीं, और उसके साथ दुबई की कंपनी बन गई। मतलब तो भ्रष्टाचार जो एक बड़ा मुद्दा है उसको भी देखने आएंगे वो कि कैसा मुख्यमंत्री है जो अपने क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहा। तो चलिए, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रांची से हमारे साथ दिवाकर कुमार जुड़ गए हैं और महाराष्ट्र के चिमूर से हमारे साथ निशांत राय जुड़ गए हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। दिवाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कल शाम पहले चरण के चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। अब कल जो है पहले चरण की वोटिंग होगी। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पहले चरण की वोटिंग में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है? पहले चरण की पहले बात करता हूं क्योंकि दूसरे चरण का भी जो चुनाव प्रचार है वो आज से तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, तमाम बड़े नेता अब आज से कोल्हान और कोयलांचल के इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण का जो चुनाव है वो कोल्हान में चुनाव वो हो रहा है और उसके साथ ही साथ छोटा नागपुर का जो इलाका है जिसमें कि रांची भी आता है, खूंटी का इलाका आता है और साथ ही साथ पलामू प्रमंडल का जो इलाका है। तो ये तीन जो बड़े क्षेत्र हैं इसमें झारखंड की 81 में से आधी से ज्यादा विधानसभा सीट 43 जिस पर कि कल मतदान होना है, वहां पर जो हम कह सकते हैं चुनावी प्रचार का जो शोर है वो कल शाम में थम गया था। इस चरण में अगर हम बात करें बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत होगी। अगर कोल्हान क्षेत्र की हम बात करें तो कोल्हान में चंपई सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी किस्मत दांव पर होगी। फिर अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका से खड़ी है मीरा मुंडा, उनकी किस्मत दांव पर होगी। साथ ही साथ अगर हम जमशेदपुर सीट की बात करें तो वहां पर जदयू से सरयू राय है, कांग्रेस से अजय कुमार सिंह है, फिर जो गवर्नर है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पर रघुवर दास, उनकी बहू है। तो ये तमाम तरह के, उसी तरीके से पलामू में जो भाजपा के कई बड़े नेता हैं, चाहे वो शाही हो चाहे दूसरे अन्य नेता हो, कांग्रेस के कई मंत्री, इस दौरान जो है ना कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में जो गठबंधन की सरकार है उसमें से कई 4 से 5 मिथिलेश ठाकुर है, उसके अलावा कई और मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पर होगी इस चरण में। तो ये अहम मुकाबला और इस रन को जो जीतेगा उसके लिए सेकेंड फेज में जो चुनाव 20 तारीख को होनी है उसके लिए राह आसान हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो मुकाबला है और ये जो कल जिसकी वोटिंग होनी है और जिसका पटाक्षेप 23 तारीख को मतगणना के साथ होगी, लेकिन 43 सीटें एक तरीके से झारखंड के रण जीतने के लिए जो पहला पड़ाव है इसमें जो विजयी मारेगा या जिसकी बढ़त होगी, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि झारखंड में जो सरकार बनेगी उसमें उसका एक बड़ा अहम योगदान होगा। बिल्कुल, आपसे दूसरे चरण पे भी बात करेंगे, किस प्रकार से चुनाव जो प्रचार है उसको रफ्तार मिल रही है, धार मिल रही है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ निशांत भी जुड़े हुए हैं चिमूर महाराष्ट्र से। निशांत, जिस प्रकार चुनाव प्रचार हम देख रहे हैं धुआंधार तरीके से हो रहा है, जोर शोर से हो रहा है और चाहे एमवीओ हो या फिर महायुति हो अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कहीं गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप, कुछ ज्यादा ही बयानबाजियां हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी हमने शुरुआती जब हमारी खबर चली थी तो हमने सुना किस तरीके से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर सवाल उठा रहे थे और एमवीए में लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि आपसी सामंजस्य को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज अभी मैं चिमूर में मौजूद हूँ। चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यहाँ पर रैली होने वाली है और पूर्वी विदर्भ में प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है जिसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जिस तरीके से एक तरफ एमवीए में लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो
महायुति में कहीं ना कहीं एकजुट मंच पर सारे नेता नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। चिमूर में आज ये रैली होनी है। चिमूर पिछली बार भी बीजेपी के खाते में गई थी। अगर विदर्भ की बात करें तो 62 में से मात्र 29 सीटें बीजेपी और महायुति पिछली बार जीती थी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि 2014 का जो प्रदर्शन था, जो 44 सीटों का प्रदर्शन था, वो महायुति दोबारा दोहराए, जिसके लिए आज की रैली महत्वपूर्ण है। इसमें बात की जाए तो चंद्रपुर जिला और गढ़चिरौली जिले के तमाम जो विधानसभा सीट्स हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रचार करने आ रहे हैं। इसके अलावा नागपुर के उमरेड सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रचार करने आ रहे हैं। तमाम उम्मीदवार मंच पर रहेंगे जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से आशीर्वाद यहां पर मांगेंगे। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर काफ़ी उत्साह भी है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से जीत का मंत्र देते हैं उनमें उत्साहवर्धन होता है और इसीलिए प्रधानमंत्री की ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिवाकर, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को जिस प्रकार से धार मिल रही है उस पर हम बात कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से तमाम पार्टियां इसके लिए दमखम लगा रही हैं, क्योंकि मुख्य मुकाबला जो है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच में है। देखिए, निश्चित तौर पर सरला, जिस तरीके की तस्वीर मैं अभी फर्स्ट फेज के लिए बता रहा था, तो फर्स्ट फेज में सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हुई, रोड शो हुआ और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को संबोधित किए। तो फर्स्ट फेज में तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी, उसी तरीके से इंडी गठबंधन के भी तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी थी। राहुल गांधी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, लालू प्रसाद आए थे, तेजस्वी यादव आए थे और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन तो लगातार, जो हम कह सकते हैं कि रोज आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां और रोड शो भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी चरण में। दूसरी चरण का जो मुख्य मुकाबला है वो कोयलांचल और संथाल के इलाके में शिफ्ट करेगा। संथाल के इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी की और साथ ही साथ कोयलांचल में भारतीय जनता पार्टी की आज कई, हम कह सकते हैं कि दर्जन भर से ज्यादा रैलियां हैं। हेमंत सोरेन भी उसी इलाके में शिफ्ट कर गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संथाल के इलाके में आने हैं और वहां पर वो सारट और गोड्डा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे चरण का जो चुनावी प्रचार है वो अब जैसे ही कल पहले फेज का शोर थमा है तो सारे नेता जो एक तरीके से है वो सेकंड फेज के लिए दिवाकर, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो बैलेट है वो एक साइलेंट तूफान की तरह चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो बैलेट की अगर हम बात करते हैं तो इससे किसको ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है? देखिए, इस पर तो साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से जब हमारी बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये जो हम कह सकते हैं चुनावी जिन या मतदाताओं का जो जिन है वो तो 23 तारीख को ही साफ होगा। लेकिन लोगों का जो रुझान है, लोगों से जो बातचीत हो रही है, तो झारखंड में 3-4 मुद्दे जो है वो खासतौर पर अहम है। उनमें से एक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जो एक अब आम बोलचाल में भी लोग इसकी बात करने लगे कि नहीं, ये तो झारखंड के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि सरकार के प्रति इस बात को लेकर नाराजगी है। तीसरी बात ये कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि महिलाओं का जो अस्मिता है वो झारखंड में सुरक्षित नहीं है। तो ये भी एक है, महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन अगर 3-4 मुद्दों पर अगर हम जाएं और ग्रामीण इलाकों में जो रुझान मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि जो आप बैलेट की बात कर रहे हैं उससे एक जिद निकल सकता है। और जिस तरीके का रुझान और जो बातचीत चल रही है, तो सत्ता परिवर्तन की जो लहर है वो झारखंड में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रही है। तो चलिए, अपनी नजर बनाकर रखिए इस पूरे अभियान पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही महाराष्ट्र और झारखंड से हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। तो चुनाव के इस मौसम में कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही थी। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी, क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में SC, ST, OBC को भद्दे तरीके से पेश किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विज्ञापन उस समय की बात है जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। तो आरक्षण से जुड़े कांग्रेस के विज्ञापन मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 14 नवंबर तक दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज पहले दमन में एवियरी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और निफ्ट परिसर जाएंगी और उसके बाद कल नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा का दौरा करेंगी और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वो जांडा चौक स्कूल का उद्घाटन करेंगी और सिलवासा में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगी। उसी शाम राष्ट्रपति INS खोखरी मेमोरियल का भी दौरा करेंगी। (1984) सिख दंगा मामले में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जगदीश टाइटलर ने उच्च न्यायालय से 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 3 लोगों की हत्या से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। टाइटलर के वकील ने कहा कि मामला 12 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए सूचीबद्ध है और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जब तक हाईकोर्ट उनके खिलाफ आरोप ना तय कर ले तब तक वो मामले में सुनवाई ना करे। टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही 29 नवंबर को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। और आपको बता दें कि रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में व्यापार, तकनीक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में कहा था कि मौजूदा परिवेश में भारत रूस के बीच कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा रुपए और रूबल में करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल मंटरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। अपनी पराली अपनी खाद। जी हाँ, किसान पराली जलाने की जगह अब बना रहे हैं जैविक खाद। हरियाणा के सिरसा में पराली से जैविक खाद बनाने का काम जोरों पर है। CII फाउंडेशन की मदद से यहां खेतों में पराली जलाने की समस्या खत्म हो रही है। कैसे बनाई जा रही है ये खाद,
इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम सिरसा के मोहम्मदपुरिया गांव में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही पराली है जो किसानों की एक समय में समस्या हुआ करती थी। किस तरह से किया जा रहा है इनका समाधान, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप गोदारा जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। संदीप जी, किस तरह से आप निवारण कर रहे हैं पराली का? नमस्कार जी। पराली का हम अपनी पराली अपनी खाद का एक स्लोगन दिया है हमने, ये खुद की पराली और खुद की खाद। उसी के तहत हम 2018 से CI फाउंडेशन अप्रावा एनर्जी के साथ मिलकर यहाँ पर बर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। 2018 के अंदर हमने स्टार्टअप किया था सर, तब हमारे 3 विलेजेस से हमने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास विलेजों की संख्या 24 है। किस तरह से आप खाद बनाते हैं पराली से, कहाँ से प्रोसेस शुरू करते हैं? ये एक प्रोसेस शुरू होता है सर जब किसान अपने हार्वेस्टिंग करता है, उसके जैसे मान लो हादसे की लेवर से हार्वेस्टिंग करवाता है, हडम्बे से वो माल को निकालता है, तो उसका जो मतलब पराली है वो निकल जाता है, उसका ढेर आपको दिखाई देगा। ये जो हमने स्टॉकेज कर रखा है ये सभी किसान भाइयों के खेत से उठा के लेके आए हैं सर। और ये मशीन पहली कहाँ से शुरुआत होती है, क्या चालू करते हैं सर? इसमें सबसे पहले जो अपने किसान के जो अपने पराली जो आ गई खेत से, वो पराली सबसे पहले इस सीडर के अंदर डाली जाती है सर। और इसके अंदर 7 मिनट के अंदर जो अपने आगे आपको दिख रहा है वो इस पराली को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में पाउडर जैसा मतलब वो बना देती है। और उसके बाद यहाँ से 2 बंदे लगाकर इसका उठान अपने हैं जो अपने मिक्सर जो अपने इधर मशीन है उसके अंदर डालते करते हैं सर। और उसके अंदर 7 मिनट में अंदर प्रोसेस, और उसके अंदर एक अपने NIT नागपुर से वो केमिकल है बजरंग बाण के नाम से, अंदर वो प्रोसेस शुरू होके करके और अपने जो खाद है वो मतलब बनके 7 मिनट के अंदर उसके सर्कुलेशन में पूरा मिक्सअप होके वो तैयार हो जाती है सर। और उसको फिर एयर टाइट करने के लिए 7 दिन हम बैग के अंदर रखते हैं। और 7 दिन के अंदर बैग में रखने के बाद उसको जो खाद है अपनी, वो खाद फिर हम उसकी रो बनाते करते हैं, जैसे आपके सामने वो रो बनी हुई है। उस रो के अंदर सर जो अपने इस पराली से निकली हुई खाद हो गई वो होगी, और उसके अंदर जो वेस्टेज होगा जैसे अप्रोक्स ज़्यादा मात्रा में जैसे गाय का गोबर हो गया और जैसे वेजिटेबल का वेस्टेज हो गया, और वो वेस्टेज है और गाय का गोबर मिला के करके हम उसको 7 दिनों के लिए उसको डेली उस पर पानी छिड़कना, उसको पलटियाँ लगवाना करना, वो काम करते हैं। और ऐसे करने के मतलब ये मान के चलो सर 15 दिन के अंदर है जो ये खाद पराली की जो खाद है वो 15 दिन के अंदर जो तैयार हो जाती है। कहीं ना कहीं जो सिरसा के किसान हैं वो पर्यावरण का भी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और पराली का भी अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खाद के कट्टे तैयार किए गए हैं। अपनी पराली अपनी खाद हर किसी किसान को ये फ्री दिया जा रहा है। फिलहाल हर किसान को 1 एकड़ के हिसाब से ये प्रदान किया जा रहा है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, सिरसा, हरियाणा। और आज से उज्जैन में कालिदास समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है। इस 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर कालिदास अकादमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे से बात की है हमारे सहयोगी आशीष मंडल सोनी ने। देव प्रबोधिनी एकादशी से हर साल कालिदास समारोह की शुरुआत होती है। इस बार कालिदास समारोह का शुभारंभ करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कार्यक्रम है और कितने दिन का ये समारोह है? ये कुल 9 दिन का समारोह होता है। मुख्य समारोह के पूर्व 2 दिन का कार्यक्रम होता है जिसको पूर्वरंग कहा जाता है, और मुख्य समारोह देव प्रबोधिनी एकादशी को होता है। और इस बार बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी पधार रहे हैं, और ये 7 दिन चलेगा। इसमें साहित्यिक गतिविधियाँ होगी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होगी, रूपंकर और ललित कलाओं की गतिविधियाँ होगी, जो राष्ट्रीय चित्र मूर्तिकला प्रदर्शनी है, हमारे प्रकाशनों का लोकार्पण होगा। इसके अलावा जो उनको कालिदास सम्मान मिला है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान संस्कृति विभाग द्वारा, उनको सम्मानित किया जाएगा। हमने अकादमी के द्वारा जो पुरस्कृत किया जाता है रचनाओं के लिए, और बाकी फिर गायन, वादन, नृत्य, नाटक के कार्यक्रम चलेंगे। उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम अब तक पहुंच चुका है, क्या कार्यक्रम है? जी, उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम हमको मिल गया है। उनका यहाँ पर कार्यक्रम है और विविध लोगों को पुरस्कृत करके फिर वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये थे अकादमी के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे, जिन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का कार्यक्रम इन्हें मिल चुका है। कल 3:30 बजे उपराष्ट्रपति उज्जैन पहुंचेंगे और कालिदास समारोह का विधिवत शुभारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, DD न्यूज़, उज्जैन। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की।
तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ है आज आपके पास अखबारों से? सुप्रभात शहला निगार, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन और उद्बोधन से जुड़ी हुई खबर के साथ जिसे हिंदुस्तान अखबार ने आज अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया हेडलाइन के साथ, और लिखा है कि देश को बांटना चाहते हैं राष्ट्र विरोधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात गुजरात के वड़ताल में सोमवार को स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह को लेकर के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की उसको लेकर उसमें उन्होंने ये बात कही है। अगली खबर है जनसत्ता अखबार ने इसे अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और लिखा है कि दिल्ली की हवा लगातार 13वें दिन भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। जी हां, राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 दर्ज किया गया। इसके अलावा कर्तव्य पथ की जो तस्वीर के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है बताती है कि कितनी धुंध यहां पर देखने को मिली पॉल्यूशन को लेकर के। एक और खबर की बात करें, यह है नवभारत टाइम्स अखबार ने इस खबर को लिया है और बताया है कि COP29 से दुनिया के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट। जी हां, सबसे गर्म साल की राह पर 2024 और ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य खतरे में, तमाम बिंदुओं के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। साथ ही साथ एक और कॉलम में नवभारत टाइम्स अखबार ने यह भी बताया कि आखिर क्या है COP29 और इसका एजेंडा क्या होता है, किस तरह की चर्चा इस COP29 में की जाती है। अगली खबर की बात करें, यह है भारत के मिशन टीकाकरण से जुड़ी हुई खबर जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने प्रकाशित किया और बताया कि भारत ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। वैश्विक महामारी मंच पर अब 100% राष्ट्रीय टीकाकरण के मामले में भारत की धाक जम चुकी है। कैसे जमी है, इसको लेकर के इस खबर में बताया गया है। अगली खबर की बात करें, यह है विश्व निमोनिया दिवस से जुड़ी हुई खबर जो बताती है कि दूध की बोतल से भी बच्चों को निमोनिया का खतरा हो सकता है, तो सतर्क रहिए, अपने बच्चों की देखभाल करिए। किस तरह की बोतल में आप उन्हें दूध दे रहे हैं ये खबर बताती है और लिखा है कि 1000 बच्चों में से 11 की हर साल निमोनिया से भारत में मौत हो जाती है। पहले वायरल फिर बैक्टीरियल निमोनिया का खतरा बढ़ने लगता है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं और ये है कुछ नवोन्मेष से जुड़ी हुई खबर। जी हां, भीषण आग में भी सुरक्षित रखेगा ये पर्यावरण हितैषी व स्वदेशी कवच। आपको बताएं कि एक स्वदेशी कवच तैयार किया गया है। निट्रा ने तैयार किया है विशेष फैब्रिक के साथ और इससे बने सूट पर 449 डिग्री तापमान की आग का भी असर नहीं होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो तमाम अखबारों ने अलग अलग पेज पर प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरों को हेडलाइन के साथ आज प्रकाशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, इतने कम समय में इतनी सारी अखबारों की सुर्खियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबर होगी दुनिया भर से। आप देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब श्रीलंका आम चुनावों के लिए तैयार है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए कल मध्य रात्रि को प्रचार थम गया। श्रीलंका में गुरुवार 14 नवंबर को मतदान होगा। गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जहां 1,70,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 22 चुनावी जिलों में 196 सीट और 29 राष्ट्रीय सूची की सीट से कुल 8,800 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे द्वीप में चुनाव प्रक्रिया के लिए 75,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चुनावों से राष्ट्रपति दिसानायके के नेतृत्व में देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय होने की उम्मीद है। श्रीलंका ने इस साल सितंबर में NPP उम्मीदवार अनुराग कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति चुना था। पदभार संभालने के कुछ ही दिनों बाद ही दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया, जिससे समय से पहले देश में आम चुनाव हो रहे हैं। और कोलंबो से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अहमद मोइन फारूकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद मोइन फारूकी, कल आधी रात को चुनाव प्रचार जो है आम चुनावों के लिए वो थम गया है और 14 तारीख को गुरुवार को वोटिंग होनी है। किस प्रकार से चुनाव आयोग की तैयारी है इन चुनावों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से कराने की? पहला बिल्कुल सही कहा आपने। कल रात मध्यरात्रि से चुनावों का प्रचार प्रसार थम गया है। यहाँ श्रीलंका में एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसमें साइलेंट पीरियड मानते हैं 48 घंटे चुनाव के दिन से पहले के जो अवधि होती है उसके दौरान कोई प्रचार प्रसार कहीं पर भी पूरे द्वीप में पॉसिबल नहीं होता। और ये एक हमेशा से इनका यहाँ पर एक इलेक्शन लॉ के हिसाब से ये रूल चलता आ रहा है। यहाँ पर मैं ये कह दूं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है 75,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात कर रखा है पूरे द्वीप में, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू ना सामने आ सके। हमेशा से ये देखने को आ रहा था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जिसमें हमने देखा था अनुराग कुमार दिसानायके जीते थे सितंबर में, वो जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण होता है श्रीलंका में, इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी बहुत ही ज्यादा बलशाली शक्तिशाली रहती है श्रीलंका में। लेकिन जो संसदीय चुनाव है ये भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुचारू रूप से सरकार को चलाने के लिए राष्ट्रपति को चाहिए एक बहुमत संसद में भी, क्योंकि जो आम तौर पे कोई भी निर्णय होते हैं उनको संसद को पारित करने होते हैं, चाहे वो बजट के निर्णय हो या फिर कोई टैक्सेशन के लॉज लाने हो। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए NPP की जो कोर कमिटी है उन्होंने ये बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रखी है कि पूरे द्वीप में हर जगह जहां जहां हो सकता है लोगों से बैठकें करके उन्होंने अपने मैसेज को फैलाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी कहा गया है 13,400 से अधिक पोलिंग स्टेशनों पर मतदान होगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और ये भी बताया गया है 4 बजे अगर लाइन में कोई मौजूद रहेगा उसको मतदान केंद्र के अंदर उनको ले लिया जाएगा, भले ही उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा ही क्यों ना होना पड़े। उसके बाद चुनाव का जो सारे मतदान केंद्रों से मत पेटियां हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा काउंटिंग सेंटर्स में, जहां पर गणना शुरू की जाएगी। पहला बिल्कुल अहमद, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस प्रकार कुर्सी संभालते ही एक्शन में नजर आए थे दिसानायके और संसद भंग कर दी और समय से पहले ही चुनावों का ऐलान कर दिया, इस कदम को किस तरह से देखा जा रहा है? क्या ये उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है? पहली बात तो ये कह दूं कि पिछली जो संसदीय चुनाव हुए थे 2020 में उसमें NPP के केवल 3 उम्मीदवार थे जो संसद में मौजूद थे। तो सिर्फ 3 लोगों को लेके एक सरकार चला पाना बहुत ही मुश्किल था। 11 महीने पहले संसद को भंग करते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया कि चुनाव
तुरंत कर दिए जाएंगे नवंबर के महीने में। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनका एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको मंत्रिमंडल बनानी होगी। मंत्रिमंडल बनाने के लिए आपको आपके पार्लियामेंटेरियंस आपको चाहिए होंगे। संसद में कम से कम आपको 15 से 20 लोग की आवश्यकता मिनिमम रहेगी। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि एनपीपी के साथ एक वेव एक मौजूद था जो राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा था, वो इसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे इन चुनावों में। यहीं पर मैं ये भी कह दूं कि जो आर्थिक संकट 2022 में श्रीलंका ने देखा था, उसके बाद लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान, जब एक बदलाव की तरफ लोगों ने वोट दिया था। और इसी इमोशन को, इसी आइडिया को लेके एनपीपी आगे बढ़ते हुए उन्होंने सोचा कि इस बार हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों को हासिल करना होगा इस संसदीय चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें, वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने की उम्मीद के मकसद से दुनिया भर के नेता अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र के 29वें वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। लेकिन अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप को उस शख्स के तौर पर जाना जाता है जो कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संदेह की नजर से देखते हैं। 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग कर लिया था। हालांकि 4 साल बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका को इसमें फिर से शामिल किया। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका की प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने की चिंता के बीच अमेरिकी जलवायु दूत जॉन पोडेस्टा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकारों से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के देश के वादे पर विश्वास बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन के अपने वादों को धीमा कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते हैं। पोडेस्टा ने कहा है कि हम में से जो लोग जलवायु परिवर्तन के निपटान के लिए समर्पित हैं, उनके लिए अमेरिका में पिछले सप्ताह का परिणाम स्पष्ट रूप से बेहद निराशाजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका में जलवायु परिवर्तन को रोकने का काम जारी रहेगा। ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक संयुक्त राज्य अमेरिका को फिर से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग से हटाने और देश के पहले से ही रिकॉर्ड उच्च जीवाश्म ईंधन उत्पादन को अधिकतम करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐतिहासिक जलवायु कानून, मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी प्रदान करता है, सौर और अन्य प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देना जारी रखेगा। और अब बात कारोबार की। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 की अगर हम बात करें तो 10 नवंबर 2024 तक ग्रॉस कलेक्शन में 21% से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ साथ रिफंड की भी बात की जाए तो रिफंड में भी 53% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। खास तौर से नेट कलेक्शन को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर अभी तक इसमें 15% से अधिक की वृद्धि इस चालू वित्त वर्ष में दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नेट कलेक्शन बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने 2023-24 में कुल 1,41,487 उम्मीदवारों की नियुक्तियों की सिफारिश की थी। 2023-24 में केंद्र सरकार के अधिकांश ग्रुप बी और ग्रुप सी पद के उम्मीदवारों का ये चयन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना रहा है। वहीं 2023-24 में पिछले 10 वर्षों के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इन चयनित पदों में
सीएपीएफ में लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के लिए पंजीकृत 2.57 करोड़ उम्मीदवारों में से किया गया था। इस दौरान सबसे अधिक चयन 46,554 सीएपीएफ में कांस्टेबल पद के लिए हुए। वहीं 2014-15 में 58,066 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, जबकि 2022-23 में एसएससी ने 73,721 उम्मीदवारों का चयन किया था। और इसी बीच यूपीएससी ने 2022-23 में 15 परीक्षाएं आयोजित की, जिनमें 33.51 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। इस दौरान यूपीएससी ने 4,195 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की, तो वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 1,697 पदों में से यूपीएससी ने 1,409 पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल की दुनिया से। तो आपको बता दें कि बॉक्सिंग की दुनिया में माइक टायसन एक बहुत बड़ा नाम है और इस दिग्गज मुक्केबाज ने अपने पंच से कई मुक्केबाजों के करियर खत्म कर दिए हैं। साल 2005 में अपना आखिरी मुकाबला खेलने वाले टायसन अब एक बार फिर से रिंग में उतरने के लिए तैयार हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। माइक टायसन, जिनका नाम बॉक्सिंग की दुनिया में सबसे बड़े चैंपियनों में लिया जाता है, एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में नजर आएंगे। दरअसल मुक्केबाजी के दीवानों को शुक्रवार को एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां माइक टायसन के सामने यूट्यूबर से पेशेवर मुक्केबाज बने जैक पॉल होंगे। मुकाबला टेक्सास में आयोजित होगा और इस मुकाबले पर लगभग $80 मिलियन की राशि इनाम के तौर पर रखी गई है। जैक पॉल की बात करें तो यूट्यूब पर वीडियो के लिए ये प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे करके मुक्केबाजी में उनकी रुचि ने उन्हें पेशेवर मुक्केबाज के तौर पर सामने रख दिया। जैक पॉल की स्टाइल की बात करें तो ये मुक्केबाज काफी आक्रामक अंदाज में अपनी फाइट को सामने रखता है। ऐसे में टायसन के लिए पॉल के मुक्कों का जवाब देना आसान नहीं रहने वाला। वैसे माइक टायसन 1980 और 1990 के दशक में अपने दमदार पंच और शानदार तकनीक के लिए जाने जाते हैं। 20 साल की छोटी सी उम्र में हैवीवेट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड माइक टायसन के नाम है। ऐसे में टायसन का अनुभव और उनकी आक्रामकता उनको बेहतर रूप में सामने रख सकती है। वैसे जाहिर तौर पर टायसन और जैक पॉल के बीच होने वाली ये भिड़ंत सिर्फ बॉक्सिंग रिंग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये कहीं ना कहीं दो पीढ़ियों के बीच के संघर्ष को भी सामने रखेगी। निश्चित रूप से इस मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें होंगी, जहां एक तरफ टायसन को लोग दोबारा पंच लगाते देखने के लिए बेताब दिखेंगे, तो वहीं युवा ऊर्जा से भरपूर जैक पॉल का तूफानी अंदाज भी लोगों को रोमांचित करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और बिहार के राजगीर में खेली जा रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जीत के साथ दमदार शुरुआत की है। भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में आज दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। आज शाम 4:45 पर भारतीय टीम दक्षिण कोरिया से भिड़ेगी। भारत ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-0 से हराया। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान सालिमा चेटे संभाल रही हैं। और आइए अब खबरें देखेंगे ग्लैमर वर्ल्ड से। बीस नवंबर से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी शुरू होने जा रहा है। सिनेमा के इस जश्न में दुनिया भर से लगेगा सिने प्रेमियों का जमावड़ा। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 1952 में अपनी स्थापना के बाद से
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के साथ साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा, संस्कृति व रचनात्मकता का उत्सव मनाने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है। इफी का 55वां अंक और भी शानदार होने जा रहा है। Our festival is one of the largest festival in the international level. Our IFFI, you can compare with Cannes or some other festival. More than Cannes festival, you are getting here on Atmanirbhar Bharat. So we are our Prime Minister's vision. What facilities you need the international level, the same facilities we are giving in the IFFI at Goa. फ्यूचर इज नाउ की थीम के साथ 55वां इफी उभरती प्रतिभाओं पर केंद्रित होगा। ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इफी का आगाज ऑस्ट्रेलियन फिल्म बेटर मैन से होगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात निर्देशक फिलिप नॉयस को। Festival being called as the sub themes as future is now. The emerging voices that actually shape the future of our cinema and also of our country. We had more than 1676 submissions coming in from 101 countries. Australia has been chosen as and they have also agreed to be the country of focus. फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा मास्टर क्लासेस, चर्चाएं और वर्कशॉप्स के साथ ही इफी फिएस्टा के रूप में सिने प्रेमियों को मिलेगा एक शानदार अनुभव। इस बार का भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाकई बेहद शानदार होने जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसकी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी, अब उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 भारत के युवाओं को इसमें हिस्सा दिया जा रहा है। इसमें एक मौका दिया जाएगा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इफी 2024 में देखने को मिलेगा सिनेमा का जश्न। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर नजर आई। वजीरपुर में AQI 424 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी में AQI 418 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 415, मुंडका में AQI 406 दर्ज किया गया है। आनंद विहार के इलाके में AQI 404 दर्ज किया गया है। बवाना में AQI 393 दर्ज किया गया है। बात करें अशोक विहार की, जहां AQI 391 दर्ज किया गया है। विवेक विहार में AQI 385, तो पंजाबी बाग में AQI 382 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की आशंका है, जैसे फेफड़ों में जलन, खांसी और सीने में दर्द हो सकता है। आपको बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI के श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी अब असर पड़ने लगा है। और नया सवेरा में अब बात करेंगे मौसम की। देखेंगे देश भर के विभिन्न शहरों का तापमान।
और आपको बता दें कि देवोत्थान एकादशी पर स्नान के लिए अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आज उत्थान एकादशी है और इस दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाई। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं अयोध्या और वाराणसी के ये दो दृश्य हैं, एक अयोध्या का और एक वाराणसी का। वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो देवोत्थान एकादशी आज है और ये दो दृश्य अयोध्या और वाराणसी के, जहां पर आस्था की डुबकी लगाई गई, हुजूम उमड़ा। नया सवेरा में समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर के पंपोर में चैटलम वेटलैंड की खूबसूरत झलकियों के साथ, जहां हजारों प्रवासी पक्षियों के झुंड को देखकर आपका भी मन मोहित हो उठेगा। आप इन दृश्यों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ